हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन के बारे में, वो भी स्पेशली 2D में। रिलेटिव मोशन इन 1D हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब ऑलरेडी पढ़ रहे थे। तो आज हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। अब रिलेटिव मोशन इन 2D स्पेशली है क्या? ये कुछ नहीं, बस वेक्टर का एप्लीकेशन है। वेक्टर का एप्लीकेशन है। ओके, कैसे? जैसे कि हम बातें, हमारे पास है आर ए बी। ये क्या है? पोजिशन ऑफ और पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर ए माइनस आर बी। अगर ये वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो ये अगर हम मान लेते हैं कि ये है आर ए वेक्टर और ये है आर बी वेक्टर, तो माइनस आर बी वेक्टर क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस आर बी वेक्टर, और इन दोनों का सम इधर आएगा बीच में इसके कहीं, ये हो गया आर ए बी वेक्टर, है ना? बेसिकली यही है हमारे पास। इसी को ही हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में यूज करते हैं। ये माइनस बी वेक्टर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस आर बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा आर ए वेक्टर, राइट? तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 वेक्टर है और इन वेक्टर्स का यूज़ करेंगे हम पूरे रिलेटिव मोशन में। रिलेटिव मोशन में थोड़ा बहुत और भी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, बट बेसिक जो कैलकुलेशन वाला पॉइंट है ये यहाँ से आता है। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, 1 2 3 वेक्टर है, राइट? 3 वेक्टर है तो मतलब हमारे पास 6 वेरिएबल है दोनों का। अगर हम मान लेते हैं ए वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी, तो हमारे पास टोटल 6 वेरिएबल है। इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट? तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे पास जो 6 कॉम्बिनेशन है, मतलब 6 वेरिएबल्स है, इसमें से हम 4 गिवन होंगे तो ही हम 2 निकाल सकते हैं। मतलब बेसिकली हम इस इक्वेशन का यूज करके 2 चीजें फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट? कोई भी 2 फाइंड कर सकते हैं वेरिएबल्स को, राइट? कोई भी 2 वेरिएबल, इसमें मतलब 6 वेरिएबल है, इसमें से 2 वेरिएबल फाइंड कर सकते हैं, 4 अदर 4 वेरिएबल दिए हो, राइट? इसमें भी हमारे पास केस क्या है कि हमारे पास 3 पॉसिबल जिसमें हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला क्या कि एक कंप्लीट वेक्टर हो, एक वेक्टर जो होगा वो कंप्लीट वेक्टर होगा, और एक का हमारा या फिर 2 कंप्लीट वेक्टर हो और तीसरा वेक्टर हमें फाइंड करना हो। सेकेंड वेक्टर कंप्लीट हो, तीसरा वेक्टर हमें फाइंड करना हो, राइट? दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि एक वेक्टर कंप्लीट हो, दूसरे का हमारा सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया रहा है, राइट? और तीसरे का डायरेक्शन दिया रहा है। तो हमारे पास क्या है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहा है, एक का डायरेक्शन दिया रहा है, और एक कंप्लीट वेक्टर हो, तो इसमें हमें एक मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, एक डायरेक्शन फाइंड करना होगा और एक मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि एक कंप्लीट वेक्टर हो और दोनों का डायरेक्शन दिया हो, यानी कि 2 डायरेक्शन दिए रहे हैं, एक कंप्लीट वेक्टर और 2 डायरेक्शन दिए रहे हैं, और दोनों का मैग्नीट्यूड ढूंढना हो। क्लियर? यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है जिसमें 2 मैग्नीट्यूड दिए रहे हैं, मतलब एक कंप्लीट वेक्टर और साथ में 2 मैग्नीट्यूड दिए रहे हैं, 2 का डायरेक्शन ढूंढना हो, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे जो कि एक यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं। तो इसलिए यही 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जिसमें हमें सॉल्यूशन हम ढूंढ सकते हैं, राइट? अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे रिलेटिव मोशन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्लियर? तो अब इसमें हम आते हैं प्रॉब्लम्स टाइप पे। तो रिलेटिव मोशन में हमारे पास ना टोटल 7 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे या देखेंगे। तो मोस्टली 7 टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला होता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना, दूसरा रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, तीसरा रिवर बोट्स बेस्ड प्रॉब्लम्स, प्लेन विंड प्रॉब्लम्स, फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम्स, रेनमैन प्रॉब्लम्स, एंड 7 है मिसलेनियस वाले। इसमें कार्स होते हैं, टॉम एंड जेरी इसलिए कि चेसिंग वाला पार्ट होता है, जिसमें एक एक कार या एक व्हीकल दूसरे व्हीकल को चेस कर रहा होता है, तो समथिंग लाइक दैट। और एक मतलब ये मिसलेनियस वाला पार्ट, जनरल प्रॉब्लम्स, राइट? तो इसको हमने 7th कैटेगरी में रखा। तो ये टोटल 7 कैटेगरीज है जिससे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटिव मोशन के। तो सबसे पहला बात करते हैं हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाला। क्लोजेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस में होता है क्या है, देखो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली 2 पार्टिकल के बीच में या 2 व्हीकल या 2 ऑब्जेक्ट के बीच में क्लोज डिस्टेंस ढूंढना होता है। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट, जैसे कि 2 कार ले लेते हैं, एक कार है ये, एक ये कार हो गया और एक ये कार हो गया। एक कार ये आगे मूव कर रहा है, हो सकता है कि एक स्टेशनरी हो। अगर एक स्टेशनरी हो तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ढूंढना आसान होता है। एक मूव कर रहा है तो हमें पता होगा कि कहाँ पे क्लोजेस्ट डिस्टेंस आएगा, राइट? अगर ये स्टेशनरी है और ये मूव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इसके लाइन ऑफ पाथ को ट्रेस करेंगे और हम उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ढूंढ लेंगे कि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ होगा, ये होगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस, राइट? फाइन, ये अगर स्टेशनरी हुआ तो ओके। लेकिन अगर दोनों मूव कर रहे हो तब क्या करेंगे, तब वहां पे ये स्टेशनरी है और ये मूविंग है, ठीक है? स्टेशनरी है,
अगर दोनों मूव कर रहे हो तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है ना, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, राइट। जो डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स होता है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं वहां पे। अब रिलेटिव मोशन में हम करते क्या है, रिलेटिव मोशन में बेसिकली हम ना एक ऑब्जेक्ट को जिसके रिस्पेक्ट में हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं उसको उसको स्टेशनरी मान लेते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में सभी के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसके इक्वेशंस को लिखते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, उसके पाथ को प्लॉट करते हैं कि वो उसके रिस्पेक्ट में किस किस उसका लाइन ऑफ पाथ क्या होगा, राइट। और फिर वही हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, वहां से हमें मिनिमम डिस्टेंस मिल जाता है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि उस मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचने में, जैसे इस पॉइंट तक पहुंचने में इस पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, टाइम भी निकालना होता है कभी कभी, ठीक है। तो इसी टाइप के बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा खुद। अब देखो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन इतना एग्जैक्ट सिमिलर नहीं आता, मतलब इतना इजी वे में नहीं आता, मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है, सो दैट कि मैं पहले कॉन्सेप्ट यूज कर सकूँ, ताकि आपको कैसे यूज करना है कॉन्सेप्ट को वो समझ आ पाए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ए और बी दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, और बी जो है वो हॉरिजॉन्टली 10 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड में, और ए एक सर्टेन एंगल पे 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ऐसे सिंपल देखेंगे तो बी किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, दोनों मूविंग था। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पहले, इससे पहले हम वो यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करेंगे, सो दैट कि मुझे बी के रिस्पेक्ट में ए का पाथ पता चल पाए, राइट। और उसके पाथ को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो पाथ के उसकी हेल्प से हम मिनिमम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी ए निकालेंगे। वी ए क्या होगा, अब देखो ये 50 है, 50 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 50 कॉस 35 करेंगे तो इधर आ जाएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट। कॉस 30 कॉस 50 कॉस 37 कितना हो जाएगा, 40। तो 40 किलोमीटर पर आवर, और इधर कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। 50 साइन 37, राइट। तो हमारे पास आया क्या बेसिकली, -30 आई कैप और -40 जे कैप किलोमीटर पर आवर। और वी बी कितना आ जाएगा हमारे पास, वी बी आ जाएगा 10 आई कैप किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम निकाल लेंगे। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, -30 और -10 आई कैप -40 जे कैप किलोमीटर पर आवर, जो कि आ गया -40 आई कैप -40 जे कैप किलोमीटर पर आवर। अब हम जब रिलेटिव मोशन कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या मानते हैं, बी जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं उसको रेस्ट पे मान करके हम मोशन को देखते हैं, ए के मोशन को। तो अगर बी को हम रेस्ट पे मान लें यहाँ पे, तो उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये है ए, ये डिस्टेंस हमारा 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर, और ए के बी के रिस्पेक्ट में ए का जो वेलोसिटी है वो किधर है, तो वो है -40 और -40 जे। एंगल कितना होगा, वैल्यू कुछ भी हो पर एंगल देखो, यहाँ पे अगर इसका एंगल निकालें तो क्या आएगा, 45 डिग्री। अगर इसकी हम एंगल की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू -40 बाय -40, दैट इज 1। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो ये क्या आ रहा है, 45 डिग्री पे जा रहा है, इसका जो पाथ होगा ये होगा 45 डिग्री पे, क्लियर। तो ये इधर से ऐसे जाएगा, राइट। ये बाय द वे ये इस डायरेक्शन से ये डायग्राम और ये डायग्राम अलग अलग है, ये वेलोसिटी का डायग्राम बना रहा है बी के रिस्पेक्ट में, बी को हम रेशियो मान रहे हैं, और बी क्या देखेगा कि ए और इसकी स्पीड कितनी होगी, वी ए बी का अगर वैल्यू निकाले तो वी ए बी का स्पीड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, यानी कि 40√2 किलोमीटर पर आवर। तो 40√2 किलोमीटर पर आवर से 45 डिग्री पे वो इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो हमें मैंने बताया था कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये होगा हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं डी, राइट, क्लियर। अब इस पे देखें तो 50 साइन 45, 50 साइन 45 करेंगे तो हमारे पास ये डी आ जाएगा, है ना।
ये लाइन ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, तो कॉमन डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया 50 साइन 45 डिग्री किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, तो 50/√2 किलोमीटर विच मीन्स 25√2 किलोमीटर। ये है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। अब सेम ये डिस्टेंस भी अगर हम cos 45 करें 50 cos 45, तो ये भी हमारा कितना 25√2 आ जाएगा, राइट। और स्पीड कितना है 40√2, तो टाइम कितना लगेगा मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचने में। अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो टाइम हो जाएगा, ये भी हमारा कितना आया 25√2 ही आया, और ये भी 25√2 ही आएगा आ रहा है। तो टाइम कितना होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस कितना है 25√2 किलोमीटर, और स्पीड कितना है हमारे पास 40√2 40√2, तो ये √2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो 5/8 सेकेंड, टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/8 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा हमें यहाँ तक पहुँचने में, राइट। इस जो पॉइंट है जहाँ मिनिमम डिस्टेंस हो रहा है उतने टाइम में ये मिनिमम डिस्टेंस वाले पोजीशन में पहुँच जाएंगे। क्लियर, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोजेक्टाइल। अब रिलेटिव प्रोजेक्टाइल बेसिकली है क्या, तो मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, राइट। यहाँ पे हम एक सर्टेन प्रोजेक्टाइल को एक सर्टेन u1 वेलोसिटी से θ1 एंगल फेंकते हैं, और अदर एक दूसरे प्रोजेक्टाइल को θ2 एंगल पे इस डायरेक्शन फेंकते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, इन दोनों के मोशन में क्या रिलेशनशिप होगा, वो कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव प्रोजेक्टाइल से, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोजेक्टाइल में सिंपल सा बात आता है क्या, कि अगर हम भी अभी ऐसे u1 को लेते हैं, तो अगर हम u वेक्टर को लिखे तो हम लिख सकते हैं क्या u cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप। अब ये तो हो गया u1 वेक्टर, u2 वेक्टर कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा -u2 cos थीटा आई कैप θ2 और प्लस u2 sin θ2 j कैप, ठीक है। अगर हम u1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कैलकुलेट करें, u1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो सिंपल सा यहाँ पे आ जाएगा 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो दिस माइनस दिस करेंगे यानी ये दोनों ऐड हो जाएगा फिर हमारे पास। तो हमारे पास क्या होगा u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2 आई कैप, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2 j कैप, ठीक है। ये हो गया u1 2, मतलब कि 1 का स्पीड 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो सभी दोनों के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, नीचे की तरफ ही होगा जी, राइट। तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू करें तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 क्या होगा माइनस जी जे कैप, क्योंकि इसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नहीं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2, एक्सेलरेशन ऑफ 1 कितना है माइनस जी जे कैप, और यहाँ माइनस फिर अगेन माइनस जी जे कैप, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दोनों प्रोजेक्टाइल में किसी एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखें, तो वो क्या होगा उस नॉन एक्सेलरेटेड में होता है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में दूसरे प्रोजेक्टाइल को हम देखें तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैसा दिखेगा स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ दिखेगा। अब इसके बाद एक और चीज, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में पहला पार्टिकल वर्टिकली मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल मतलब सेकंड पार्टिकल इस सेकंड पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जो फर्स्ट पार्टिकल है वो वर्टिकल मूव कर रहा है, तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो ये वाला पार्ट वर्टिकल वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है कि जो पार्टिकल है वो दोनों एक दूसरे को मीट कब करेगा या कोलाइड कब करेगा, तो कोलिजन तब होगा जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेगा। तो
उस केस में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होना चाहिए, जो u1 2 है, उसका डायरेक्शन इन दोनों के मिलाने वाली लाइन के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तभी मीट करेगा जब इसका कोई वर्टिकल कॉम्पोनेंट नहीं होगा। अगर 2 के रिस्पेक्ट में हम u1 को देखें तो जो वन पार्टिकल है, पार्टिकल ए इसको मान लेते हैं, पार्टिकल ए अगर बी के रिस्पेक्ट में के रिस्पेक्ट में ए को देखा तो ए उसकी तरफ आता हुआ दिखना चाहिए, राइट। तो उस केस में हमारे पास कोई वर्टिकल कॉम्पोनेंट नहीं होना चाहिए कि अगर बी, ये हम मान ले रहे हैं बी को रेस्ट मान रहा है, तो बी के रिस्पेक्ट में ए जो है उसकी तरफ आता हुआ दिखना चाहिए। अगर इस तरह से रहे, मतलब किसी और एंगल पे जा रहा है, तो ये तो कहीं और जाएगा, क्योंकि जब किसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं तो उसको रेस्ट मानते हैं। तो ये अगर इसको देख रहा है कि ये इधर से दूर जा रहा है तो ये तो कहीं मीट नहीं करेगा। अगर बी से ए को कोलाइड करना है तो वो उसकी तरफ हमेशा मूव करता रहना चाहिए, यानी कि उसकी तरफ स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, अगर हम ये सिनेरियो ले तो ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए को हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, अब इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादा चीज क्लियरिटी आ जाएगी। इस क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू सो दैट दे विल कोलाइड। सिंपल क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया था, अभी जैसे यू को ले लेते हैं, यू कॉस 53, यू साइन 53, राइट। कॉस 53 का वैल्यू कितना होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 3u/5 और ये हो जाएगा 4u/5, राइट। इधर 50 कॉस 37, इधर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, और इधर कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ओके। साइन 37। अब अगर हम वेलोसिटी ले, मतलब u1 2 ये मान लिया हमने a और b, तो ये वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, राइट। यू ए माइनस यू बी, और यू ए कितना होगा 3u/5 आई कैप प्लस 4u/5 जे कैप माइनस इसका क्या, ये इसका वैल्यू है 40 माइनस 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3u/5 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस माइनस प्लस, तो 3u/5 एंड माइनस माइनस प्लस 40 आई कैप एंड प्लस 4u/5 एंड माइनस 30 जे कैप। अब सिंस दोनों सेम प्लेन पे हैं तो ये दोनों कभी कोलाइड करेंगे जब ये दोनों, ए जो है बी को रेस्ट पे मान करके हम ए को देखें तो ए उसकी तरफ आता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्ट जो है हमारा जीरो होना चाहिए, और ये पार्ट जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि 4u/5 माइनस 30 इक्वल टू जीरो, विच मीन्स 4u/5 इक्वल्स टू 30, दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू 30 इंटू 5/4, राइट। और हमारे पास हो गया 75/2, दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू 7.5 मीटर पर सेकेंड, 37.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड, राइट। ये होना चाहिए स्पीड जब जा करके ए बी को से कोलाइड करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ओके। अब बात करते हैं रिवर बोर्ड प्रॉब्लम से। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास तीन वेरिएबल होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो रिवर की स्पीड होती है। दूसरा होता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और वेलोसिटी ऑफ बोटमैन इन स्टिल वाटर, ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोटमैन। अब जैसे यहाँ पे ना एक कंफ्यूजिंग पार्ट है, वेलोसिटी ऑफ बी विद बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर को ना हम और भी कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर इंजन स्पीड दिया हुआ है तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही दे रखा है, ठीक है। अगर ये दे रखा है कि बोटमैन ट्राइज टू रो इज बोट, इसका मतलब ही यही है। अ स्विमर ट्राइज टू स्विम इन द रिवर, इसका मतलब ये है कि स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। और ये वेलोसिटी ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, इसका भी मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ही दे रखा है, ठीक है। इन सब का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ओके। अब एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया ये वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। और इसको ये बेसिकली एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट, ये किसके फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है। और रिवर वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
यहाँ पे आ सकता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये क्या आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये दोनों चीजें रहेंगी दी हुई, हमें वेलोसिटी ऑफ बोट निकला होगा या फिर उसके अलावा अदर जो चीजें हैं वो कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, क्लियर? तो आगे बढ़े। एक यहाँ पे देखो, इसको मानते हैं एक रिवर है, यहाँ पे एक रिवर है, ऐसे ले लिया हमने रिवर, ये रिवर है, रिवर का जो विड्थ है वो है डी। ठीक है, अब यहाँ से इमेजिन करो ये पॉइंट है, यहाँ ये हो गया रिवर का स्पीड, इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, अब बोटमैन जो है वेलोसिटी ऑफ बोटमैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो किसी थीटा एंगल पे इधर से स्विम मतलब या फिर रो करना स्टार्ट होता है, या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये इन दोनों का सम ही हो गया ना। हमारे पास है क्या, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये देता है हमें वेलोसिटी ऑफ बोट एक्चुअली, तो ये कहीं आ जाएगा इधर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, तो वी बी आर कॉस थीटा, इधर हो गया वी बी आर कॉस थीटा, है ना, और इधर आ जाएगा वी बी आर साइन थीटा। इसको इधर लिखेंगे तो ये हो गया हमारे पास वी बी आर कॉस थीटा, और इधर आ गया हमारे पास वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, अब जब हम वर्टिकली क्रॉस कर रिवर क्रॉस कर रहे हैं, तो रिवर क्रॉस करने में हमें टाइम कितना लगेगा, राइट? तो रिवर क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो उस वर्टिकल डायरेक्शन मतलब रिवर के क्रॉस इधर इस जाने में या क्रॉस करने में जो स्पीड है वो ये काम करेगा, राइट? है ना? तो टाइम कितना लग रहा, टाइम हमारे पास हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं टाइम ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ये कितना होगा, तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी अपॉन स्पीड, डी है डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस और स्पीड कितना है, वी बी आर कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? ये हो गया टाइम ऑफ क्रॉसिंग, इतना टाइम लगेगा हमें रिवर क्रॉस करने में। अब देखो एक्चुअल जो ग्राउंड्स के रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी मिलेगी, इन दोनों का सम रहेगा तो वो कहीं इधर होगा, तो इस यहाँ पहुंचेंगे हम, यानी कि ये डिस्टेंस बोट यहाँ ना जा करके यहाँ पहुंचेगा, तो उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट में इस बोट चली गई, इसको कहेंगे ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट कितना हो रहा है, तो ड्रिफ्ट बराबर होगा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इनटू टाइम, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, तो वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इनटू जितना टाइम लग रहा है यानी टी, और टी के जगह पे क्या है ये डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, तो हमारे पास ड्रिफ्ट बराबर क्या होगा, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ये हो गया ड्रिफ्ट, राइट? ये है बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट रिवर बोट सिस्टम। अब इसमें कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन या स्पेशल केसेस है, जैसे कि मिनिमम टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, मिनिमम टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने में, राइट? तो कंडीशन व्हेन द बोटमैन क्रॉसेस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल, तो हमने देखा था टाइम का वैल्यू क्या होता है, डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, राइट? अब टी मिनिमम कब होगा, जब नीचे वाला पार्ट मैक्सिमम होगा, और नीचे वाला पार्ट मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1, राइट? तो मैक्सिमम यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर टी मिनिमम, फॉर टी मिनिमम हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी कि टी मिनिमम कितना हो गया, टी मिनिमम हो गया डी अपॉन वी बी आर ओनली, राइट? और ये क्या है हमारे पास, और ये पॉसिबल कब है, जब विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कि जो ये जो रिवर है, ठीक है, यहाँ पे हम वर्टिकली जो
बोटमैन है वो उसको वर्टिकली स्टीयर करे, मतलब उस बोट को सीधा से चलाए। ये है डायरेक्शन वी बी आर का, और इधर है वी आर। तो अब जब टी मिनिमम चल रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा या ड्रिफ्ट कितना होगा, तो इन दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, इधर होगा कहीं पे, राइट। ये स्पीड कितना होगा, इसका स्पीड का वैल्यू हो गया स्क्वायर रूट वी बी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, और इस स्पीड से ये स्पीड हो गया, है ना। और ये ड्रिफ्ट कितना हुआ, ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट हो गया हमारे पास वी आर इंटू टी एंड डी अपॉन, अगर यहाँ पे हम ड्रिफ्ट के बारे में बात करें तो ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, ड्रिफ्ट हो जाएगा वी आर इंटू डी अपॉन वी बी आर। ये हो गया हमारे पास ड्रिफ्ट। साथ ही साथ बोट ने कितना एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो दिस इनटू टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस कितना इसने कवर किया, तो ये पूरा लेंथ, और ये पूरा कितना लेंथ हो जाएगा, तो इस स्पीड से लेकर के हमने वी बी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, हमने कितना टी टाइम में यूज किया, तो इनटू टाइम कितना है डी अपॉन वी बी आर, ये हो गया डिस्टेंस। क्लियर, हमने इतना ड्रिफ्ट कवर किया, मतलब यहाँ पे जाकर के हम मिले बोट के उस पार, और कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये स्पीड इनटू टाइम डी अपॉन वी बी आर। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे सिंपल है, कॉन्सेप्ट ये है कि मिनिमम टाइम के लिए बोट को वर्टिकली या स्विमर को एकदम सीधा स्विम करना पड़ेगा, राइट, तभी जाकर के वो कम समय सबसे मिनिमम टाइम में रिवर को क्रॉस कर सकेंगे। ओके, और उस केस में हम एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं पहुंचे, एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे, हम कहाँ पहुंचेंगे, कुछ दूर पे, कितनी दूर पे, तो वी आर इंटू डी अपॉन वी बी आर। और इस जर्नी में बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो बोट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी स्क्वायर रूट वी बी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर आर है इंटू डी अपॉन वी बी आर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद एक केस है, इस केस में क्या है कि कंडीशन व्हेन द बोटमैन वांट्स टू रीच अ पॉइंट जस्ट अपोजिट वेयर ही स्टार्टेड। ओके, अभी इस केस में क्या होगा, जैसे ये हो गया हमारा रिवर, ठीक है, ये है डिस्टेंस, यहाँ से बोटमैन ने स्टार्ट किया, ये है हमारा वी आर, बोटमैन इधर से, ये हो गया हमारा वी बी आर, ठीक है, ये है थीटा एंगल। अब ये मान लेते हैं पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, बोटमैन को या बोट को एकदम एग्जैक्टली इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, राइट। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कोई हॉरिजॉन्टल नेट जो वेलोसिटी, उसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, तभी तो कोई ड्रिफ्ट नहीं होगा। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ भी हुआ तो बोट का ड्रिफ्ट होगा। उस केस के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे है क्या, नेट वेलोसिटी का, वी बी आर साइन थीटा माइनस वी आर, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, मतलब नेट वेलोसिटी हमारा इधर जाना चाहिए, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई नहीं होना चाहिए, राइट। ये होना चाहिए हमारा वी बी, ठीक है। तो वी बी आर माइनस साइन थीटा इक्वल्स शुड बी जीरो, यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी बी आर, राइट। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, ये है मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि बोट के ये उसका भी कंडीशन है कि मतलब बोट को मिनिमम डिस्टेंस कब ट्रेवल करना पड़ेगा, तो पहला तो कंडीशन यही हो गया। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, मिनिमम तो उसको बोट का जो रिवर का विड्थ है उसको तो कवर करना ही पड़ेगा, मिनिमम एटलीस्ट मिनिमम उतना तो कवर करना पड़ेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कवर कवर करेगा जब साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी बी आर होगा, और ये भी तब पॉसिबल है जब हमारा जो वी बी आर है, मतलब बोट की स्पीड है रिवर की स्पीड से ज़्यादा है, राइट, यानी व्हेन वी बी आर इज ग्रेटर देन वी आर। ओके, तो पहला अगर हम अगर इस कंडीशन के बारे में बात करें कि अगर ए से बी तक बोट जो है वो एकदम एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है, तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, तो पहला कंडीशन होना चाहिए कि वी वी आर शुड बी ग्रेटर देन वी आर, तभी ये पॉसिबल है। तो पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन क्या है कि वी बी आर शुड बी ग्रेटर देन वी आर, तभी ये पॉसिबल भी है कि एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जा सके, अदरवाइज क्या होगा, कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट होगा और एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हम पहुंच नहीं पाएंगे, राइट। दूसरा साइन थीटा, अगर ये है वी वी आर इज इक्वल्स टू वी आर है, तो दूसरा होना चाहिए कि जो जिस एंगल पे हम स्विम करना स्टार्ट करेंगे वो होना चाहिए वी आर स्पीड ऑफ रिवर अपॉन वी बी आर, ये होना चाहिए, तब जा करके हम रिवर के एकदम अपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाएंगे, राइट। और ये कंडीशन है मिनिमम डिस्टेंस का भी,
राइट। मिनिमम डिस्टेंस क्या है कि अगर मतलब व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस और व्हाट वुड बी द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट। उसका कंडीशन क्या है? तो कंडीशन यही है कि अगर वी बी आर इज ग्रेटर देन वी आर तो साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी बी आर। जब ये फॉलो होगा तो हम मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, क्या हो कि वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस के लिए हम बात करते हैं कि कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ तो एक देख लिया हमने कि इफ वी बी आर इज ग्रेटर देन वी आर, तो हमारे पास कंडीशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर अपॉन वी बी आर। ठीक है, ये है कंडीशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ पहला। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर। अब इस केस में याद रखना कि चाहे कुछ भी हो, हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम जा रहे हैं, रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे हम नहीं पहुंचेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे, राइट। तो ये हमने देख लिया। इधर हम तैरना स्टार्ट कर रहे हैं, ये हो गया हमारे पास वी बी आर, इधर है हमारा वी आर, ये हमने ले लिया थीटा। तो वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, तो हमारे पास क्या है? ये जो डिस्टेंस है हमारे पास डी, राइट। और इधर हम कहाँ पहुंचेंगे? यहाँ पे कहीं पहुंचेंगे। ये मान लेते हैं ड्रिफ्ट हमारा एक्स है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और एक्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा ड्रिफ्ट का? इसका जो कंपोनेंट है हमारा वी बी आर साइन थीटा इंटू टी, राइट। हमारे पास एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? वैसे एक्स इज इक्वल्स टू कितना होगा? वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा। ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नेट वेलोसिटी, ये हमारा हो गया वी बी, ठीक है। और साथ ही साथ टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम कितना होगा? डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। ये हो गया डिस्टेंस। अब हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ के लिए क्या होना चाहिए? और शॉर्टेस्ट पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास जो हमारा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस शुड बी मिनिमम, डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। और डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस है हमारा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मिनिमम होना पड़ेगा। और ये मिनिमम कब होगा? डी तो भाई फिक्स है रिवर विड्थ, तो एक्स मिनिमम होगा। और एक्स मिनिमम कब होगा वो निकालना पड़ेगा, राइट। तो एक्स मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे? हम डी एक्स अपॉन डी थीटा कर देते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो डी एक्स अपन डी थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स शुड बी मिनिमम, राइट। तो एक्स का वैल्यू अगर हम ऐसे कैलकुलेट कर ले तो हो जाएगा वी आर डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ऊपर हो जाएगा तो सेक थीटा, राइट, माइनस वी बी आर, और वी बी आर कट गया तो यहाँ पे आ जाएगा डी अपॉन डी इंटू टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा, डी टेन थीटा। अगर हम डी एक्स अपॉन डी थीटा कर दें, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वी आर डी अपॉन वी बी आर। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक थीटा टेन थीटा, और माइनस डी टेन थीटा क्या होता है? डी टेन थीटा हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम जीरो से इक्वेट करते हैं, जीरो से इक्वेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी आर डी अपॉन वी बी आर सेक थीटा टेन थीटा इक्वल्स टू डी सेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर ये कट गया। अब टेन थीटा है क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा क्या है? वन अपॉन कॉस थीटा। तो नीचे नीचे वाला कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो बाय द वे ये डी और डी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास बचा क्या? अगर हम यहाँ पे लिखे वी आर अपॉन वी बी आर, और इसको साइन थीटा अपॉन
cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। तो ये cos थीटा कट गया तो हमारे पास क्या आया, sin थीटा इज इक्वल्स टू वी बी आर अपॉन वी आर, राइट। अब देखो ये अगर एक्सप्रेशन देखे तो सिमिलर एक्सप्रेशन नहीं आ रहा पहले वाले जैसा। यहाँ पे क्या आ रहा था, वी आर अपॉन वी वी आर था, और यहाँ पे क्या है, वी बी आर अपॉन वी आर। जब हमारा, यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जब हमारा वी आर वी बी आर ज़्यादा था तो वी आर ऊपर था, मतलब जो छोटा था वो ऊपर था, और यहाँ पे वी बी आर छोटा है और वी आर बड़ा है तो वी बी आर बड़ा ऊपर है, राइट। सेम एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, और शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट path sin theta should be equals to smallest, right, speed by biggest speed। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, राइट। और स्मॉलेस्ट मतलब क्या, दोनों में जो रिवर स्पीड और रिवर विथ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दोनों में जो छोटा होगा वो ऊपर होगा और जो बड़ा होगा वो नीचे होगा। पर इसमें एक बस ये ध्यान रखना है कि अगर रिवर स्पीड कम है तो बोट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए एग्जैक्टली अपोजिट पहुंचेगा, अपोजिट साइड पहुंचेगा। लेकिन अगर रिवर स्पीड ज़्यादा है तो बोट कभी भी एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, उसमें कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट आएगा, और मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या होगा, वी बी आर अपॉन वी आर, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये क्या दे रखा है, वी आर दे रखा है इन्होंने। अब अ स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान रखो ये क्या दे रखा है इन्होंने, स्विमर कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये है वी बी आर, राइट, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो वी एस आर, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर देखा। व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ अ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ द रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। अब वो उसको रिवर स्ट्रेट करना है, सिंबल समझना है कि ये हमारा रिवर है, ठीक है, ये है रिवर का डायरेक्शन, उसको एकदम एग्जैक्टली अपोजिट मूव करना है। इसका स्पीड कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे है हमारा, ये हो जाएगा वी बी आर, और उसको एग्जैक्टली बोट की जगह पे हम स्विमर करें तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर दिखेगा। तो एग्जैक्टली हमें अगर स्ट्रेट क्रॉस करना है तो व्हाट शुड बी द कंडीशन, कंडीशन क्या आना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है, पहला वाला जो कंडीशन बताया था टी मिनिमम वाला कंडीशन, राइट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ पे, तो हमारा कंडीशन क्या था कि साइन थीटा शुड बी वी आर अपॉन वी वी आर, राइट, परपेंडिकुलर जाने के लिए। वही कंडीशन आ रहा है, राइट। तो परपेंडिकुलर जाने के लिए साइन थीटा शुड बी वी बी आर अपॉन, जो छोटा यानी वी आर है 2/4, 2/4, दैट इज 1/2, यानी थीटा शुड बी, साइन थीटा इज 1/2, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, थीटा को 30 डिग्री। अब थीटा को 30 डिग्री है, ये है 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डायरेक्शन ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लो ऑफ रिवर, हमें इसके साथ रिवर के फ्लो के साथ दिखाना है। तो रिवर के फ्लो के साथ कितना आएगा, 90 + 30 यानी कि 120 डिग्री। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मैन कैन स्विम अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या देख रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है ये 3 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या देख रहा है, ही वांट्स टू क्रॉस अ 500 मीटर यानी डिस्टेंस। बाय द वे 3 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम इसको भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 500 मीटर मतलब कि डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने ½ किलोमीटर, और रिवर की स्पीड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है इन्होंने 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर ज़्यादा है, विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ओके। तो ही कीप्स हिमसेल्फ ऑलवेज एट एन एंगल 120 डिग्री विद द रिवर फ्लो, राइट। बेसिकली दे रखा क्या है इन्होंने कि ये वर्टिकल लाइन हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये हो गया 90 डिग्री, ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये 90 + 30, ये टोटल 120 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री। तो थीटा जो हम लेते हैं ना, थीटा जो हम कैलकुलेशन अभी तक जो हमने थीटा लिया था वो इसको ले रहे थे, तो यहाँ पे थीटा क्या लेंगे हम, 30 डिग्री। अब क्या ये कह रहे हैं कि फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। तो ऑब्वियसली टाइम क्या होगा, इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट
राइट। वर्टिकल कंपोनेंट मतलब कि इस लाइन के अलोंग, रिवर के विड्थ के अलोंग जो कंपोनेंट है वो अ, उसको वो ले लेंगे और फिर डिस्टेंस उसको डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा। तो ये कितना है, ये वी एस आर इन्होंने दे रखा है 3 किलोमीटर। तो वी एस आर का इसका ये कंपोनेंट क्या होगा और इधर कितना होगा, तो वी एस आर कॉस 37। अगर हम वी एस आर को, इसको हम जे के मान लें, इसको वाई एक्सिस मान लें, इसको एक्सिस मान लें, तो वी एस आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी एस आर को लिख सकते हैं 3 cos 30 डिग्री जे कैप और -3 sin 30 डिग्री, इधर हो जाएगा आई कैप। राइट, ओके। तो यहाँ पे इसको पहले अगर लिखे वी एस आर को, तो -3 sin 30 का वैल्यू था 1/2, तो -3/2 आई कैप, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो +3√3/2 जे कैप। अब ये क्या हो रहा है, क्रॉस करना है रिवर को, तो वर्टिकल कंपोनेंट से हमारा पार्ट बात बनेगा, राइट। तो डी इज इक्वल्स टू कितना, टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पार्ट में डिस्टेंस कितना है हमारा 1/2 किलोमीटर, राइट। तो डिस्टेंस अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वी एस आर, और वर्टिकल क्या कहें, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो वी एस आर हमारा क्या हो जाएगा हमारे पास 3√3/2, और डी का वैल्यू कितना है 1/2, 1/2 अपॉन 3√3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1/3, टी इज इक्वल्स टू 1/3√3 सेकेंड। ओके, नॉट सेकेंड, आवर। अब बात करते हैं बी में। बी में क्या पूछा गया कि एट व्हाट पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक विल ही अराइव। तो सिंपल है, हमें पहले नेट वेलोसिटी जो हमारा आ रहा है, नेट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे और इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नेट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, तो ये है हमारे पास -3/2 और 1/2 रिवर का स्पीड, राइट। अगर मतलब वेलोसिटी ऑफ एक्चुअली स्विमर कितना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर एक्चुअली है क्या, वी एस आर। अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर हम बात करें, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ है क्या, वेलोसिटी ऑफ एस आर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो दिस -3/2 आई कैप, और ये है इसका भी, रिवर का भी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर की बात करें वो हॉरिजॉन्टल है तो 2 आई कैप है, तो ये हो जाएगा -3/2 +2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। यहाँ से हमारे पास आएगा क्या, तो -1, 2 × 2 = 4, 4 - 3, यानी कि -4 - 3 यानी 1/2, 1/2 आई कैप और +3√3/2 जे कैप। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1/2 है वेलोसिटी का, किलोमीटर पर आवर। बाय द वे ये किलोमीटर पर आवर में रखेंगे, और टाइम कितना लग रहा है 1/3√3 और, तो हमारे पास जो आएगा एक्चुअली एक्स का वैल्यू, इसको अगर हम मान लें एक्स, तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1/2, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है नेट वेलोसिटी का, 1/2 इंटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 1/3√3, ये हो जाएगा किलोमीटर। तो बचा कितना 1/6√3 किलोमीटर, ये हो गया ड्रिफ्ट। ये अपोजिट बैंक के एकदम इतना दूर जा करके मीट करेगा, ओके, कोई दिक्कत। तो ये था रिवर बोट बेस्ड प्रॉब्लम, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, प्लेन विंड प्रॉब्लम्स। अब प्लेन विंड प्रॉब्लम्स जो होता है ना, वो एकदम सिमिलर होता है रिवर बोट प्रॉब्लम्स की तरह, राइट। इसमें भी कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि प्लेन होता है और विंड होता है, ओके। और जो एयरक्राफ्ट का जो स्पीड होता है वो भी विथ रिस्पेक्ट टू विंड ही हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो मतलब कॉन्सेप्ट हमारा ऑलमोस्ट रिवर और बोट वाला ही होता है यहाँ पर भी। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज 400 किलोमीटर इन स्टिल एयर, राइट। तो ये क्या दे रखा है, एयरक्राफ्ट का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू विंड। तो हम लिख सकते हैं ये है वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये कितना है 400 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब एंड विंड ऑफ 200√2 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ विंड ये क्या दे रखा है इन्होंने 200
√2 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग फ्रॉम साउथ, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, यानी टुवर्ड्स नॉर्थ है. द पायलट विशेस टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए टू पॉइंट बी नॉर्थ ईस्ट ऑफ ए. ठीक है, तो फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर एंड टाइम ऑफ हिज जर्नी इफ ए बी इज 1000 किलोमीटर. अब देखो, पहले तो है कि हमें इसका ना पूरा पाथ का अगर हम डायग्राम बना पाए तो बहुत अच्छे से और इजीली वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके हम कैलकुलेशन कर पाएंगे. कैसे? ये मान लिया हमने ए, ये हो गया हमारा ए, राइट. और बी क्या है, इसके नॉर्थ ईस्ट में है, कितना, 1000 किलोमीटर पे. तो ये हो गया हमारा बी, ये पॉइंट हो गया बी, राइट. और ये एंगल हो गया 45 डिग्री. कोई दिक्कत नहीं. अब कह रहा है क्या कि हमें कितना मतलब किस एंगल पे पहले तो प्लेन को उड़ाए, राइट, विंड के रिस्पेक्ट में, कि हम यहाँ पहुँचे. तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड. और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड वुड बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट. अब ये तो होगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट. तो हमें ये सेटिस्फाई करना है ना, ये इक्वेशन. तो और वेलोसिटी ऑफ विंड क्या है, वर्टिकली अपवर्ड. तो हमारा जो डायग्राम बनेगा, मतलब जो पाथ होगा, वो कुछ इस तरह से होगा. हम कुछ ऐसे जा रहे होंगे, राइट. ये होगा वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ विंड सीधा नॉर्थ वार्ड है, राइट, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ है. कोई दिक्कत? और इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा. ओके, कहीं कोई दिक्कत? और ये वर्टिकल है, तो ये 45 डिग्री है, और तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री. अब यहाँ पे एक बात समझते हैं, ठीक है. हमें बेसिकली रिलेशनशिप निकालना है इनके बीच में. तो हमें साइन रूल पता है. साइन रूल क्या होता है कि अगर ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये वाला, तो इन ट्राइंगल में साइन रूल अगर लगाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, इस ट्राइंगल में अगर हम साइन रूल लगाएं तो दिस वेलोसिटी ऑफ विंड डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा, अल्फा ये एंगल, राइट, इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू विंड और स्पीड ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड डिवाइड बाय ये साइन 45, है ना. ये लिख सकते हैं साइन रूल से. अब वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ विंड दे रखा है इन्होंने, कितना, 200 √2, 200 √2 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड कितना होगा. तो ये है 400 डिवाइड बाय साइन 45 का होगा 1/√2, राइट. ये √2 ऊपर जाएगा और ये √2 इस √2 से कट जाएगा. ओके, कोई दिक्कत? ये ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, 400 अपॉन √2, ये √2 कट गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 400 इधर ले आएंगे, साइन अल्फा उधर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, 200/400 इक्वल्स टू साइन अल्फा. और यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये हो गया 1/2, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2 विच मीन्स अल्फा इक्वल्स टू 30 डिग्री, है ना. यानी कि ये जो एंगल आ रहा है 30 डिग्री. अब ये 45 है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 डिग्री. अल ये कितना आ रहा है, 15 डिग्री हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं ना. अब हमारे पास एक का तो आंसर आ गया कि फाइंड द डायरेक्शन ही मस्ट स्टीयर. तो सबसे पहले तो है कि 45 प्लस 30 डिग्री यानी कि 75 डिग्री पे, 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब कि जो हमारा एक्चुअल एंगल पे प्लेन को उड़ाना पड़ेगा, वो कितना प्लेन उड़ाना पड़ेगा उसे. द पायलट मस्ट स्टीयर द एयरक्राफ्ट 75 डिग्री, यानी कि अगर हम थीटा ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 45 प्लस 30 डिग्री, दैट मीन्स 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ईस्ट ऑफ नॉर्थ उसको उड़ाना पड़ेगा, राइट. ये इसका डायरेक्शन हो गया 75 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. फाइन. अब हमें
निकालना है, कैलकुलेट करना है कि टाइम कितना लगेगा। तो हम यहाँ पे वेक्टर का अगर कैलकुलेशन करें, वेक्टर का यूज़ करें कॉन्सेप्ट का, तो ये देखो ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, ए बी का डिस्टेंस दे रखा है 1000। इसका अगर कंपोनेंट ले लें, क्योंकि जितना जितने देर में प्लेन यहाँ से आएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना डिस्टेंस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कवर करेगा, उतना वही एक्जैक्टली टाइम भी होगा, राइट। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर टाइम बराबर क्या होगा, इसका ए बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, 1000 कॉस 45, यानी कि टी हॉरिजॉन्टल अगर हम बात करें, डी हॉरिजॉन्टल, तो ये कितना हो जाएगा 1000 cos 45 डिग्री, विच मीन्स 1000√2 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारा वेलोसिटी है वी ए, राइट, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, तो देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, इन दोनों को अगर हम ऐड भी कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट विंड, विंड क्या है वर्टिकल है, तो सिर्फ एयरक्राफ्ट है इसका ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, एयरक्राफ्ट विंड, एयरक्राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू विंड इनटू कॉस 15 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड का कॉस 45 डिग्री, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये कितना आएगा, भी ए हमारा ये कितना है हमारे पास 75, सॉरी 400 कॉस 15 डिग्री, 400 और कॉस 15 डिग्री होता है 0.96। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 384, ये होगा किलोमीटर पर आवर। अब सिंपल है, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम एग्जैक्टली टाइम निकालना चाहते हैं तो टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 1000/√2 और 384, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.85 आवर। ये हो गया टाइम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारे पास प्लेन और विंड प्रॉब्लम। अब इसके बाद आता है हमारे पास रेन मेन प्रॉब्लम। रेन मेन प्रॉब्लम भी होता है ना, ये भी वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारे पास 3 आते हैं। पहला होता है स्पीड ऑफ रेन, राइट। और स्पीड ऑफ रेन क्या होता है, रेन हमें ऐसे करके वर्टिकली ग्रो हो रहा होता है, राइट। तो हम रेन क्या होता है, या यहाँ पे आएगा वी आर, ये वर्टिकली होगा या फिर किसी एंगल पे होगा, राइट। फिर हमारे पास होगा वेलोसिटी ऑफ मेन या वेलोसिटी ऑफ कार, जो भी है वो हॉरिजॉन्टल होगा या किसी सर्टेन एंगल पे होगा, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मेन, अब फिर आएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, राइट। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन इज इक्वल टू किएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, और यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, राइट, ओके। कोई दिक्कत नहीं। यही दो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हम यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन हमारा है, हम वेलोसिटी ऑफ मेन इधर है, मतलब मेन का डायरेक्शन इधर है, मेन इधर जा रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ मेन, राइट। वेलोसिटी ऑफ रेन एकदम नीचे की तरफ है ना, मतलब ये है डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन का। तो अब माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मेन किधर होगा, ये हो जाएगा माइनस वी एम वेक्टर, ओके। तो वी आर एम किधर होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, ये हो गया। अब हम अम्ब्रेला किस एंगल पर रखेंगे, तो अम्ब्रेला जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन रखेंगे, अम्ब्रेला हम इधर रखेंगे। तो जो हमारा अम्ब्रेला होगा वो इस साइड में रखेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तभी तो हम रेन से हम बच पाएंगे, है ना। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन का, और ये रेन मेन प्रॉब्लम का, राइट। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो कॉन्सेप्ट इजी हो जाएंगे और समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड अम्ब्रेला एट 30 डिग्री, ठीक है, एंड विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, he throws the umbrella and starts running at 10 km per hour. He finds that raindrops are hitting his head vertically. Find the speed of raindrop with respect to the road or the moving man, ठीक है। तो बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो
पहले कंडीशन में क्या दे रखा है कि रेन जो है हमारे पास 30 डिग्री पे फॉल हो रही है, राइट? तो रेन इज फॉलिंग 30 डिग्री। मान लेते हैं कि रेन जो है, रेन का डायरेक्शन इधर है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये है 30 डिग्री पे इनिशियली, राइट, जब मेन स्टैंडिंग था। लेकिन जब दूसरा केस क्या होता है कि जब सेकेंड केस में कि पर्सन जो है, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मेन, अब जब वो रन कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको क्या फील हो रहा है कि द रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, यानी व्हेन ही इज रनिंग। तो अब ये हो रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ रेन ऑलरेडी क्या था हमारे पास, 30 डिग्री पे था वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये वर्टिकल से 30 डिग्री था, राइट। तो हमें यह पता है यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मेन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, और यहाँ से देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना। हमने ये यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ मेन, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, क्लियर। ये 90 डिग्री है पूरा, और ये 30 डिग्री। अब यहाँ से हम दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ मेन यानी स्पीड जो वैल्यू दे रखा है वो कितना, 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो अगर हमें निकालना है पहले कि वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड यानी ग्राउंड, यानी हमें वी आर निकालना है। तो वी आर हम कैसे निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो वी आर, इस ट्राइंगल में ध्यान दें, वेक्टर ए हम निकाल रहे हैं, वी आर साइन, वी आर साइन 30, ये है वी एम, है ना। अब यही वैल्यू पुट करें, वी आर साइन 30 का वैल्यू 1/2 और वी एम कितना है दे रखा है इन्होंने 10, तो यहाँ से आ जाएगा वी आर इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो है 20 किलोमीटर, स्पीड ऑफ रेन 20 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन क्या है 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब बी में दे रखा है क्या, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो ये का वी आर कॉस 30, है ना। तो ये है वी आर कॉस 30 डिग्री, और वी आर का वैल्यू कितना आ गया 20, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो दैट मीन्स 10√3 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या देख रहा है, व्हेन अ कार इज एट रेस्ट द ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली, राइट। यानी कि इनिशियली जो रेन था वो वर्टिकली, ये है वी आर वर्टिकली, ठीक है, डाउनवर्ड। अब है व्हेन ड्राइविंग द कार विद स्पीड v ही सीज दैट रेन ड्रॉप आर कमिंग एट 60 डिग्री। अब जब कार जो है वो, ये है वेलोसिटी ऑफ कार, तो उस केस में रेन ड्रॉप का जो डायरेक्शन है वो क्या है 60 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यानी कि उसको वेलोसिटी ऑफ रेन जो है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन ये 60 डिग्री पे दिख रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। और उसका ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द कार, यहाँ ये भी है, जब इसको v स्पीड से मूव करा रहे हैं तो ये 60 डिग्री पे आ रहा है, और जब इसको फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं कार की स्पीड को, राइट, वेलोसिटी ऑफ कार को फर्दर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है हमारे पास, द एंगल चेंजेस टू 45 डिग्री। अब एंगल क्या है 45 डिग्री बढ़ जा रहा है, ये आ जा रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ पे हो जा रहा है 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा, ओके। अब इस केस में देखते हैं, हमें पता है पहला तो कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, या फिर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन। इसको अगर ठीक से कर ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा वी सी, यहाँ पे दे रखा है, और वी सी के वी है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ कार कितना दे रखा है वी, और ये है हमारा 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार, और वेलोसिटी ऑफ रेन एक्चुअली वर्टिकली डाउनवर्ड था, तो ये है हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिंस
इन दोनों का सम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस एंड ये भी, ये इन दोनों को वर्टिकल, मतलब इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो वी आर आना चाहिए। अब वी आर वर्टिकल है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका पूरा का मतलब इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है ना, है कि नहीं? तो यहाँ से लिख सकते हैं वी आर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार 60 डिग्री इज इक्वल्स टू वी, राइट? कोई दिक्कत? हेलो, है कि नहीं? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वी आर कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इस वाले से, राइट? अगर देखें ध्यान से, इसका रिजल्टेंट वर्टिकल होना चाहिए, तो मतलब क्या कि ये वी आर सी कॉस 60 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू वी, राइट? शुड बी इक्वल्स टू वी, तो इक्वल्स टू हम भी लिख सकते हैं, और वी आर हमारे पास कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा 1/2, यानी कि वी, यानी वी आर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2v, और यहाँ से वी आर ये सॉरी वी आर सी है, राइट? वी आर सी, अब वी आर सी साइन 60 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये तो हो गया इक्वेशन 1, और वी आर सी साइन 60 डिग्री ये कितना आएगा वी आर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा वी आर सी का वैल्यू कितना था 2v, और साइन 60 का वैल्यू कितना था √3/2, √3/2 इक्वल्स टू वी आर, तो यहाँ से हमें निकल गया वी आर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन कितना आ गया √3v, ठीक है? ये हो गया एक हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे इस केस में क्या करें, इसको अगर फिर से ड्रॉ करें तो हमारे पास ये है वेलोसिटी ऑफ कार, जो कि है v प्लस वी इंटू 1 + बीटा है, ठीक है? 1 + बीटा बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये एंगल अगेन यहाँ पे ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन, और यहाँ पे अब जो नया वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू रेन आया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट कार हो गया 45 डिग्री, मतलब कि ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है? अब इस ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू कार। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब यहाँ पे अगर हमें निकालना पड़े, रिलेशनशिप निकाले, तो हम क्या कर सकते हैं, वी आर सी, अब इसमें निकाल रहे हैं, इसके लिए इस डायग्राम के लिए अगर हम बात करें तो वी आर सी कॉस 45, वी आर सी इसको डैश कर लेते हैं, कॉस सॉरी साइन 45 कर लेते हैं, साइन 45 डिग्री, ये कितना आएगा वी आर, ठीक है? और वी आर का वैल्यू कितना है √3v, तो वी आर सी डैश साइन 45 का वैल्यू हो गया √2, 1/√2 बाय द वे, ये हो गया √3v, ठीक है? अब यहाँ बात करते हैं वी आर सी कॉस 45, वी आर सी डैश कॉस 45 डिग्री, ये कितना आएगा भी 1 + बीटा, है ना? अब ये इसी को ही वी आर सी कॉस 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको हम ले लिए हमने क्वेश्चन 2, वी आर सी कॉस 45 का वैल्यू वी आर सी √2 हो जाएगा, राइट? इसको नया ये आ गया वी आर सी डैश कॉस 45 का वैल्यू भी हो गया 1/√2 इक्वल्स टू बी 1 + बीटा। अब ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3v इक्वल्स टू v प्लस v इंटू 1 + बीटा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √3 - 1, और √3 का वैल्यू कितना 1.73 लेते हैं, तो 1.73 - 1 दैट इज 0.73, यानी कि बीटा का वैल्यू हो गया 0.73, ये हो गया वैल्यू ऑफ बीटा, ठीक है? कोई दिक्कत? तो ये तो था हमारा रेन मेन प्रॉब्लम, ओके? इसी के साथ हमारे पास आता है फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम। फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम भी एकदम बिल्कुल रेन मेन की तरह होता है। यहाँ पे फ्लैग जो होता है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो हम अम्ब्रेला रखते थे वो रेन के अपोजिट डायरेक्शन रखते थे, पर यहाँ पे जो विंड फ्लैग करेगा, राइट, वो होगा मतलब विंड के डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मेन
वुड बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मेन, राइट। अब जो फ्लैग फ्लैटर करेगा वो क्या किसके डायरेक्शन करेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मेन, राइट। एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट है इसका भी, इसके जैसा ही, रेन मैन की तरह ही, बट यहाँ पे जो हम अम्ब्रेला रखते थे यहाँ पे हम फ्लैग रखेंगे। फ्लैग की तरफ किस डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मेन के डायरेक्शन में, राइट। तो इस पे भी जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सिमिलर कॉन्सेप्ट पर, सिमिलर तरीके से बनेंगे वेक्टर का यूज करके, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास कार्स वाला पार्ट, कार्स एंड मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, कार ए हैज ए एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट। तो कार का ए हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना दे रखा है, 2 ईस्ट, ईस्ट को हम लेते हैं आई कैप। और कार बी का दे रखा है इन्होंने, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना दे रखा है इन्होंने, 4 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ड्यू नॉर्थ को हम ले लेते हैं जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें निकालना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, विच मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है 4j, और आई ये ए कितना है 2i। तो 4j कैप माइनस 2i कैप, यानी कि माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, टू का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, स्क्वायर रूट 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम पता ही है, ये हो जाएगा डायरेक्शन हमारे पास -2i, ये -2i प्लस 4j, तो ये है हमारा कुछ इधर इसका डायरेक्शन। और थीटा का वैल्यू ये निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y का वैल्यू कितना है 4/2, तो टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 2। और ये हो जाएगा किसके किसके साथ में हमने कैलकुलेट किया है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कैलकुलेट, मतलब वेस्ट के साथ, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये हो जाएगा एंगल, कोई दिक्कत नहीं। अब एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी सिचुएटेड at the vertices of an equilateral triangle starts moving simultaneously at a constant speed v, okay, in the direction of adjacent particle which falls ahead in the anti-clockwise direction, ठीक है। if a be the side of the triangle then find the time when they meet। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे देखो, ये हमने ले लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल, लग नहीं रहा मान लो, ओके। यहाँ पे ये तीनों पे वर्टिसेस पे ए बी सी, ए बी सी, तीनों पे हमने पार्टिकल, 3 पार्टिकल है, ओके। अब सभी का साइड ए है और ये भी स्पीड से एडजेसेंट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ये मूव कर रहा है, राइट। एडजेसेंट पार्टिकल स्पीड डायरेक्शन, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मतलब सी जो है वो ए की तरफ जा रहा है, ए बी की तरफ जा रहा है और बी सी की तरफ जा रहा है। तो ये तीनों हमें पता करना है कि फाइंड द टाइम व्हेन दे मीट, कब मीट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा वी। तो अगर हम एक बी का लें, बी बी की स्पीड कितनी होगी, बी इनिशियली कितना होगा, बी का डायरेक्शन स्पीड, बी का सी की तरफ होगा बी, और बी का होगा इधर स्पीड। अब सी बी की तरफ कितनी स्पीड से आ रहा होगा, तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री है तो वी कॉस 60, यानी वी रूट 3/2, कॉस 60 वैल्यू होता है 1/2, तो v/2 से इधर आ रहा है ये, राइट। इसका 2 कंपोनेंट होगा ना, एक v sin 60, v cos 60, तो मतलब इन दोनों के क्लोज आने का जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, वो क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी अगर कैलकुलेट करें, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो कितना होगा माइनस, अगर हम इस डायरेक्शन को ले ले तो -v/2 और -v, ये इस स्पीड से एक दूसरे क्लोज आ रहा है, दैट मीन्स -3v/2, ओके। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी टुवर्ड, राइट, टुवर्ड्स ईच अदर, ओके। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा एक दूसरे को क्लोज आने में, तो डिस्टेंस कितना है इनिशियली,
ए, तो टाइम हो लग जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस जो है वो इसलिए क्योंकि बी को हम रेस्ट पे रख करके सी के स्पीड को हम देख रहे हैं, सी के वेलोसिटी देख रहे हैं, तो वो इधर आ रहा है निगेटिव, राइट, मतलब राइट साइड, लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसलिए ये निगेटिव आ रहा है, ठीक है। अगर स्पीड की बात करें तो ये माइनस साइन नहीं लेंगे हम। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है, ए डिवाइड बाय 3v/2, यानी कि 2a/3v, ये टाइम होगा, ओके। और इस टाइम में ये मीट करेंगे। अब यहाँ पे हमने यही क्यों लिया, मतलब ए को भी ले सकते, बी को ले सकते, सी ले सकते थे, या इनके बारे में हमने क्यों कैलकुलेट नहीं किया, तो सिंस ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, राइट, सभी का डिस्टेंस कॉमन है और सभी एक कॉमन एक सेम स्पीड से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें हम ये कर पाए, राइट, ये सॉल्यूशन हमने मतलब हो पाया, ओके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो मैं होमवर्क की तरह दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन 1998 का है, राइट, एम्स का। तो ये क्वेश्चन देखो, ओके, और ये एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसे एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही था। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।